Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series. और ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोस है आप सभी की तरफ से एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द आंसर राइटिंग इन द इंग्लिश एग्जामिनेशन. जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज एंड हाउ टू राइट द आंसर्स फॉर द पैसेज. लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है हमारे एग्जाम का वो है लिटरेचर सेक्शन. उसमें हम आखिर कैसे अपने आंसर्स को लिखें ताकि हमारे आंसर्स में हमें फुल क्रेडिट्स मिल पाए और हम कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना करें. तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि यार प्लीज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए माफ करना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक इंपॉर्टेंट बात को इस वीडियो में आप तक पहुंचा दूं ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रह जाए. और अगर फिर भी कुछ छूट जाए तो प्लीज कमेंट में बताना नीचे कि क्या रह गया और आपको क्या चीज और जाननी है, मैं आपको बता दूंगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले काफी सारी चीजें हैं इस वीडियो में और मैंने कोशिश की है कि उन चीजों को थोड़ा सा एक साथ ला के रख सकूं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए. तो देखो यार, दो टाइप के तो अपने पास क्वेश्चंस आते हैं. एक है अपने शॉर्ट आंसर्स और एक है लॉन्ग आंसर्स. दोनों की रिक्वायरमेंट काफी कुछ सिमिलर है, बस कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ दीज. सबसे पहली बात हमें ध्यान में क्या रखना है वो है हमारी वर्ड लिमिट. उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है. आफ्टर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा आंसर बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है. आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को चेक करे उस टाइम पे आपकी आंसर शीट दिखने में अच्छी लगे, साफ लगे, सुंदर लगे. तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस जो है ना और बढ़ जाते हैं. अगर आप वहां पे चीटियां छोड़ के आओगे, अगर आप वहां पे खिचड़ी सर्व करोगे एग्जामिनर को, तो वो खिचड़ी खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी हैव टू मेक इट प्रेजेंटेबल. अब प्रेजेंटेबल करने के क्या तरीके हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आइए पहले वो जान लेते हैं. सबसे पहली बात वो ये कि आपके आंसर में एक प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए. अलाइनमेंट आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर्स में, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट्स होते हैं. लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट. तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आपके पास एक मार्जिन होता है, राइट साइड में कोई मार्जिन नहीं होता. बहुत से लोग मार्जिन खींचते हैं राइट साइड में जस्ट टू मेक देयर आंसर्स अलाइंड सेंट्रली. ये भी कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ी बहुत टाइम की वेस्टेज है तो आप लोग सिंपली लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो. उसमें कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन while writing the answers you have to make sure कि आपकी अगर कहीं पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं पे अगर एरर्स हो रहे हैं, तो उनको आपको ऐसे कट्टम कट्टा खेलते हुए काटना नहीं है. प्लीज, बहुत बार आप लोग ये गलती करते हो कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए या अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत आंसर कर दिया हो, आप उससे कोशिश करते हो इतना कट करने की जैसे वो मिट जाएगा. वो मिटेगा नहीं, वो और भद्दा लगेगा देखने में. आप सिंपली वहां पे चाहे तो एक छोटा सा क्रॉस बना दो, या फिर अगर कोई सिंगल वर्ड या कोई सिंगल फ्रेज है एक सिंगल सी लाइन खींच दो उस पर. वो भी एग्जामिनर देख लेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. प्लीज डोंट मेक अ स्क्रिबल आउट ऑफ योर आंसर. प्लीज सॉरी, डोंट मेक अ स्क्रिबल आउट ऑफ योर आंसर. ध्यान से लिखो, साफ लिखो. सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, जैसे कि मैंने आपको पैसेज में भी बताया था, कि आपके आंसर्स की एक ओपनिंग होनी चाहिए, एक क्लोजिंग होनी चाहिए, और जो ये सेंटर का पार्ट आता है हमारा, ये होता है हमारा मेन कार्ड. इसी में आपको आपके आधे से ज्यादा मार्क्स डिसाइड हो जाते हैं. और इसमें आपको क्या लिखना है, द मेन कंटेंट ऑफ योर आंसर. अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है जिसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स. आप पूछोगे कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 30 to 40 वर्ड्स की लिमिट है, इसमें हम अपनी ओपनिंग, कंटेंट और क्लोजिंग कहां से लें, है ना.
टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्क बस इतना पड़ जाता है, देखो जब बात लॉन्ग आंसर की होती है तो वहां पे कंटेंट हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। शॉर्ट आंसर्स में कंटेंट को थोड़ा सा सम अप करके कम वर्ड्स में लिख के, कम लाइंस में लिख के बात वहीं लिखी जाती है, सिर्फ वर्ड्स कम हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है, यू स्टार्ट विद द ओपनिंग। ओपनिंग कैसे करोगे, वही सेम चीज है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर या फिर एज पर द चैप्टर। ये बात हो गई तब की जब आपको चैप्टर का पता है और आपको पोएट या ऑथर का नाम कभी कभी याद ना आ रहा हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा दैट प्लीज ऑथर के नाम, चैप्टर के नाम, पोएट के नाम, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ताकि आप वहां पे जाके भूलो नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हो, I'll just show you. You just mentioned the chapter's name, alright? You just mentioned the chapter's name. For example, chapter है on the face of it, ठीक है? On the face of it. आपने चैप्टर का नाम मेंशन किया, एक लगाया यहाँ पे छोटा सा कॉमा, और आपने सिंपली बोल दिया द ऑथर या फिर पोएट। अब ये करने से क्या हुआ, सबसे पहली बात तो आपने जब इस तरह की ओपनिंग दी अपने आंसर को, तो इसमें एग्जामिनर को ये बात समझ में आ गई दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। आपको पोएट का पता है, आपको राइटर का पता है, दैट मीन्स आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है सही से। और आप भी जब अपने आंसर को देखोगे इस तरह, तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि चलो यार, एटलीस्ट मैंने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में अपने आंसर को वहां पे रखा हुआ है। इसके बाद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यहाँ तक कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो आंसर मेकिंग में हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या। क्यों दिक्कत आती है बहुत से बच्चों को सेंटेंस मेकिंग में, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी ग्रामर ठीक नहीं है, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि उनकी वोकैबुलरी बहुत खराब है। यार देखो, वोकैबुलरी का अगर मैं जेन्युइनली आपको आंसर करूं, तो अभी आपके पास में इतना ना तो टाइम है और ना आप इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में। एक दो दिन का खेल नहीं होता, ये काफ़ी टाइम लगता है वोकैबुलरी इंप्रूव करने में, और कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाके वोकैबुलरी कहीं अच्छी बनती है। तो प्लीज़ उसको भी इग्नोर करो, वो हमारा मेन प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंटेबल बनाएं, कैसे वैलिड बनाएं। उसको वैलिड बनाने के लिए बहुत सही चीज़ होती है, जिन्हें हम लोग जानते हैं की वर्ड्स के नाम से। की वर्ड्स, जी हाँ, की वर्ड्स जो होते हैं ये हर एक चैप्टर के सोल होती है, आत्मा होती है। जितने भी कीवर्ड्स हैं, आपने फॉर एग्जांपल कीपिंग क्वाइट की बात करें तो उसमें एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। पोइट्री में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन पोइट्री की थीम में इंट्रोस्पेक्शन बार बार यूज किया गया है। हम बात करें आन जेनिफर टाइगर्स की, उसमें पैट्रियार्कल सोसाइटी, ऑपरेशन, सप्रेशन, ये सारे टर्म्स इतनी बार यूज हुए हैं उसकी थीम के अंदर कि आपके कान थक गए होंगे सुन सुन के, राइट। यही सारे वर्ड्स होते हैं हमारे कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मान लो कि ये है, हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ डेरी। अब मिस्टर लैम और डेरी की कहानी में आपने इतनी बार पेसिमिज्म सुना होगा, आपने बहुत बार ऑप्टिमिज्म सुना होगा, आपने बहुत बार पर्सपेक्टिव सुना होगा, आपने बहुत बार नेचर की बात सुनी होगी, आपने सोसाइटी की बात सुनी होगी, आपने हैंडीकैप वर्ड सुना होगा। इन सारे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। अगर आप इन सारे वर्ड्स को अपने माइंड में रखोगे तो उससे आपका पूरा का पूरा आंसर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेम होना स्टार्ट होगा तब आप अपने आंसर को इजीली बना पाओगे। इसीलिए मैं बोलूंगा कि प्लीज वोकैबुलरी के पीछे मत भागो, इस टाइम आपको भागने की जरूरत है बिहाइंड द की वर्ड्स। आपने इस तरह अपने आंसर की ओपनिंग करी, आपने उसके बाद में यहाँ पे ऑथर का या पोएट का नाम लिखा, उसके बाद में आपने सिंपली एक कॉमा लगाया, आपने उसके बाद लिख दिया इट इज टोल्ड टू द रीडर, या फिर और भी कई तरीके हैं इसके, जस्ट अ मिनट। आपने इस तरह आपको स्टार्टिंग नहीं करनी है अगर उसकी, तो आप सिंपली कर सकते हो द चैप्टर या फिर पोम
अगर कोई ड्रामा है तो आप ड्रामा लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो ओपनिंग है ये आपको तब देनी है जब क्वेश्चन आपसे इस टाइप के पूछे जाते हैं कि बेस्ड ऑन दिस एंड दिस चैप्टर गिव रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कई बार चैप्टर्स का कोई एक स्टेटमेंट या चैप्टर की थीम के ऊपर बेस्ड कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है, फिर आपसे बोलते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर करिए। तो आप ऐसे टाइम पे सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर के साथ में। अगर इस टाइप के आंसर्स नहीं है जहाँ पे आपको रिलेट करने की जरूरत नहीं है, या फिर हो सकता है कभी ऑथर के बारे में बात हो जाए कि ऑथर यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं तो इसके पीछे मतलब क्या है, इन केसेस में आप इस तरह की ओपनिंग दे सकते हो। ऑथर को एक मेन सब्जेक्ट मान के अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तरीके हैं हमारे पास में ओपन करने के। और कॉमा के बाद में आप सिंपली बता सकते हो द चैप्टर, द पोम, द ड्रामा, टेल्स, या फिर इन्फॉर्म्स, या फिर शोकेसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइप के कई सारे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो टू बिगिन विद योर आंसर। अब रही बात आंसर्स को डिवाइड करने की। आंसर का डिवीजन 3 पार्ट्स में होता है वैसे तो। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, जो आपने यहाँ पे देख लिया। सेकंड होता है जो हमारा मेन कंटेंट होता है, जो मेन डिटेल्स होती हैं आंसर की, वो डिपेंड करती हैं क्वेश्चन के ऊपर। हालांकि उस मेन कंटेंट में भी आपको कीवर्ड्स और चैप्टर की थीम को ध्यान में रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। थीम के ऊपर लिखने का फायदा क्या है ये समझ लो। अगर आपने थीम के ऊपर आंसर लिखा है, अगर आपने थीम के ऊपर आंसर फ्रेम किया है, तो हो सकता है आपके आंसर में गलतियां हो सकता है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, लेकिन जो थीम वाला सेक्शन है उस सेक्शन में आपको मार्क्स तो मिलेंगे। बिकॉज सीबीएसई अब बोलता है कि भाई हमें डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है कि डू यू इवन अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर और नॉट। इसीलिए बोल रहा हूं थीम को ध्यान में रखो, कीवर्ड्स को ध्यान में रखो। ओपनिंग आप इस तरह दे सकते हो, मेन कंटेंट आपको थीम और कीवर्ड से मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ आपका ये हो गया। अब आती है बात थर्ड पैराग्राफ की, जो हमारा होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन एक ऐसी चीज है जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन आपका 30 to 40 वर्ड्स में है तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दे सकते। वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, दिक्कत होगी। अगर ऐसी कोई बात है तो आप कंक्लूजन मत दो। आप सिंपली कोई भी एक लिंकिंग वर्ड यूज करके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंक्लूजन देना है आप लिख दो हेंस, therefore, conclusively, etc. etc. इस तरह आपने लिख दिया। ये आप यूज कर सकते हो जब भी आपको वर्ड लिमिट एक्सीड होने का डर हो, आपको लग रहा हो कि यार मैं एक्सीड कर जाऊंगा, इसीलिए आप इस टाइप के वर्ड्स का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहे हो तो लॉन्ग आंसर्स में आप लिंकिंग वर्ड्स का यूज करके एक प्रॉपर 2-3 लाइंस का एक अच्छा सा फ्रेम करके अपना एक छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हो। उसमें आप लिख सकते हो दैट therefore based on the chapter, based on the above statements, based on the above paragraph, it can be concluded, it can be said। बहुत से तरीके हैं यार, एंडलेस तरीके हैं अपने आंसर्स को खत्म करने के एक अच्छे तरीके से। सो ये बात हो गई कंक्लूजन की, ये बात हो गई आपके ओपनिंग की। जो मेन कंटेंट है उसमें आपको थीम और कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। प्लीज मेक श्योर कि आपकी थीम और आपके कीवर्ड्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। आपने अगर चैप्टर को पढ़ा है, आपने अगर चैप्टर को समझा है, अगर आपको चैप्टर की स्टोरी मालूम है, अगर आपको चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में उनके कुछ मेन क्वालिटीज या उनके मेन एट्रीब्यूट्स मालूम है, तो आपके लिए ये वाला सेक्शन बहुत ईजी है। ट्रस्ट मी, 40 मार्क्स का सेक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि 40 मार्क्स में लिटरेचर का जो राइटिंग पार्ट है, जो आंसर राइटिंग है, वो बहुत सही होती है। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही वहां पे मैटर करती है। वहां पे कुछ मैटर नहीं करेगा कि आपने फॉर्मेट सही बनाया है कि नहीं, आपने अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे फॉर्मेट में है वैसी दी है या नहीं। वहां पे सिर्फ ये मैटर करेगा कि आपने अपने आंसर को
कितना प्रेजेंटेबल बनाया है, अपने आंसर को कितना सुंदर बना पाए हो, कितने अच्छे से आपने किस ऑर्डर में हर एक चीज़ को मेंशन किया है। क्योंकि देखो, अगर आप मार्किंग स्कीम भी उठा के देखो सीबीएसई की, उसमें भी आंसर्स में हमें हर जगह पे एक्सप्रेशन, कंटेंट और एक्यूरेसी की बात हुई है। अगर आपका एक्सप्रेशन, आपकी एक्सप्रेसिंग एबिलिटी अच्छी है, आप अपने आंसर को एक्सप्रेस कर पा रहे हो थ्रू वर्ड्स, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आप ये बता पा रहे हो कि भाई क्या चीज़ कहाँ पे कैसे हुई है, देन यू विल गेट द मार्क्स। अगर आपका ऑर्डर सही है, आप तब भी बता सकोगे कि भाई इस तरह से एक एक सीक्वेंस में मैंने हर एक चीज़ को लगाया हुआ है। इन दिस वे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर आंसर राइटिंग। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, या फिर जब आप काउंट करने बैठते हो कि मैं एक लाइन में इतने वर्ड्स लिख पाता हूँ, 8 वर्ड्स आते हैं, 10 वर्ड्स आते हैं, कितने लाइंस में लिखूँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखो, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात, हर किसी की हैंड राइटिंग अलग होती है। कोई इतना बड़ा लिखता है, कोई बहुत भीमकाय लैंग्वेज में लिखता है। हर एक की हैंड राइटिंग अलग है। कोई 80 वर्ड्स को 5 लाइन में लिख सकता है, कोई 80 वर्ड्स के लिए पूरा एक पेज भी ले सकता है। इट्स टोटली अप टू दैट पर्सन कि वो कैसे लिखता है। इसको मेजर करने का 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला ये जो आपकी छोटी वाली फिंगर होती है, द लिटिल फिंगर, द पिंकी फिंगर, आपको क्या करना है, अपनी इस पिंकी फिंगर को अपने पेज पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यू हैव टू सी कि आपकी इस पिंकी फिंगर का ये जो कर्व है, दिस वन, दिख रहा है, काफी छोटा होगा आई गेस। ये जो है कर्व, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 2 वर्ड्स के बीच में इतना ही गैप होना चाहिए। अगर आपका वर्ड्स इससे कम गैप में आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा अलग अलग कर दो, थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दो वहां पे, ताकि आपका एक एक वर्ड क्लियरली दिखे। ऐसा भी नहीं करना है, बहुत से बच्चे करते हैं, वर्ड लिमिट बढ़ाने के चक्कर में इतनी दूर दूर पे लिख दिए जाते हैं। वो नहीं करना है प्लीज। जस्ट मेक श्योर कि आपके 2 वर्ड्स के बीच में इतना गैप हो एंड यू आर गुड टू गो। और रही बात मेजर करने की कि यार मैं एक 100 वर्ड्स कितनी लाइन में लिखता हूँ, तो उसके लिए यार लिख के देख लो, काउंट कर लो, इतना खर्च कर सकते हो, पेजेस ले लो, उस पर लिख लो। चाहे 30 to 40 वर्ड्स की बात हो, चाहे 80 to 100, 100 to 120 वर्ड्स की बात हो, लिख लो, मेजर कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ओके, मेरी हैंड राइटिंग में इतने वर्ड्स मैं इतनी लाइन में लिख लेता हूँ। इसका और कोई तरीका नहीं है। आप इस रूल को फॉलो कर लो, मेजरमेंट कर लो, काउंटिंग कर लो, और इसके अलावा और क्या कर सकते हो, नथिंग। ध्यान क्या रखना है, इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए, मेन कंटेंट में लॉजिकल बात होनी चाहिए जो क्वेश्चन में पूछी गई है। ये नहीं है कि कुछ भी लिख के आ रहे हो, पूरे चैप्टर के बारे में लिख के आ गए। कई लोग करते हैं कि समरी के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें समरी पूछी जाती है, समरी पूछी गई है और पूरा का पूरा चैप्टर उतार के आ गए हैं वहां पे। ऐसा नहीं होता है। समरी इज नॉट द होल चैप्टर। समरी सिर्फ एक उसका बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है पूरे चैप्टर का। तो प्लीज इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। जल्दबाजी में या सिर्फ ये सोच के कि यार मैं कुछ भी लिख के आ जाऊंगा, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। याद रखना, इंग्लिश इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसमें मार्किंग बहुत हार्ड होती है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस की जो हम कह सकते हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं आने की, वो काफ़ी कम होती हैं। कहाँ से देंगे क्वेश्चन? जितने क्वेश्चन आएंगे वो उसी चैप्टर से आएंगे, उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर आएंगे, उसी थीम के ऊपर आएंगे। सीबीएसई नई थीम या नए कैरेक्टर्स नहीं बनाएगा, इसीलिए वो मजबूर है आपको क्वेश्चंस देके उस पर हार्ड मार्किंग करने के लिए। वो क्वेश्चंस भी कहीं दुनिया के बाहर से नहीं ला सकते, क्वेश्चंस भी वही होंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन उनकी जो एक मेन, जो कह सकते हैं हम, जो एक मेन मोटिव होगा क्वेश्चन का, वो सेम होगा। इसीलिए मार्किंग हार्ड होती है, जस्ट टू मेक श्योर कि मार्क्स वेल डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिले। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी लिख के आ जाए और उसको मार्क्स मिल जाए। प्लीज मेक श्योर कि आप ये गलतियां मत करो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या ओपनिंग, उसके बाद मेन कंटेंट, उसके बाद में कंक्लूजन। शॉर्ट आंसर्स की बात है तो शॉर्ट आंसर्स में आप इतने अलग अलग पैराग्राफ्स अगर नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट ओपनिंग दे दो और मेन कंटेंट और कंक्लूजन आप साथ में ले आओ। 2 पैराग्राफ्स हो गए ओपनिंग वाले, उसमें मुश्किल से 1 या 1.5 लाइन आएगी।
कॉमा लगाओगे, उसके बाद में अपना आंसर लिखना शुरू करोगे। 3-4 लाइंस खत्म होते ही पैराग्राफ चेंज, उसके बाद में एक नए आइडिया के साथ में, कुछ नए कंटेंट के साथ में, कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ में आपने अपना सेकंड पैराग्राफ लिख दिया। रही बात लॉन्ग आंसर्स की, तो लॉन्ग आंसर्स में देखो इंट्रोडक्शन दिया, ओपनिंग दी बढ़िया से 2-3 लाइंस में, एक कॉमा लगाया या पैराग्राफ चेंज किया, सेकंड पैराग्राफ में बढ़िया से अपनी डिटेलिंग करी पूरे आंसर की। अगर आपको लग रहा है कि मेरे आंसर में थोड़ी हौश पौश हो रही है, थोड़ा सा ये मिक्सअप हो रहा है, तो 3 की जगह 4 पैराग्राफ कर दो। जो मेन कंटेंट के 1 पैराग्राफ था उसको आप 2 बना दीजिए और लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन के लिए प्लीज लिंकिंग वर्ड्स को सीख लो। लिंकिंग वर्ड्स को कंजंक्शन भी बोलते हैं, द वर्ड्स जो 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अपना फर्दरमोर, हेंस, देयरफॉर, अकॉर्डिंग टू या फिर बेस्ड अपॉन, ये सारे वर्ड्स होते हैं। कई सारे इसमें टाइप्स होते हैं जैसे कि एम्फेसिस, रियलाइजेशन, कंक्लूजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ये सब मिल जाएगा, चाहना तो बताना मुझे भी। अब तो कम्युनिटी पोस्ट भी अपना खुल गया है, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं पूरे, तो मैं वहाँ भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ मुझे, जो कहोगे मैं कर दूंगा जितना मुझसे बनेगा। बाकी आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, एफर्ट आपका भी चाहिए, मेरा भी एफर्ट पूरा मिलेगा। साथ में रहो, काम करेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे। आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ और शायद से इंग्लिश की नॉलेज के बिना आप भी इंग्लिश के एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए सही से नॉलेज लो, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, एंड फॉलो करने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखो। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बनी है ये, बट आई विल ट्राई टू सम इट अप ऑन द नेक्स्ट टाइम। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड इन सारी टिप्स को फॉलो करना मत भूलना कुछ भी। ये सारे तरीकों को फॉलो करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो आंसर राइटिंग की, और भी कई सारी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा चैप्टर्स के साथ साथ। Stay connected to the channel, stay connected with me. I'll see you in another video. Till then, take care. Good night. Bye bye.